हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये हमारा सेकंड पेपर का टॉपिक है। अब से हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। राष्ट्रवाद होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। हमने देखा था कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो पिछले पेपर में हमने ये पढ़ा था कि अनेक युद्ध हुए थे। भारत में कई राज्य थे, जैसे अवध है, पंजाब है, सिंध है, उसके बाद मराठे। ये मराठों में भी कई तरह के राज्य थे। 4-5 तरह के विभाजन उनमें भी थे। इसके बाद ये काफ़ी जो चीज़ें हैं उनमें भारत बटा हुआ था। तब ये भारत को राष्ट्र नहीं माना जाता था। अगर आप किसी व्यक्ति को कहें कि तुम किसके अधीन आते हो, तो आपको वो शायद कहता कि मैं बंगाल के उस समय 1757 ईस्वी में या 1740 ईस्वी के करीब आपको वो ये कहता है कि मैं तो मुग़ल शासक की प्रजा हूँ, या फिर मैं बंगाल के नवाब की प्रजा हूँ, हमारा शासक तो बंगाल का नवाब है। या फिर ये कहता कि वो कम से कम ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरा शासक है। जैसे बंगाल का कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछते तो वो कहता मैं बंगाल की प्रजा हूँ। ये वो बिल्कुल नहीं कहता कि वो ये सोच ही नहीं सकता था कि कर्नाटक के किसी व्यक्ति से वो एक सेम कंट्री के रूप में कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया, और जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1857 ईस्वी तक भारत के कई जगहों पर तो प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया, और कई क्षेत्रों पर भले ही सीधा नियंत्रण नहीं किया, लेकिन राजाओं पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। और 1857 के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतीय मानसिकता में परिवर्तन आता गया। उन्होंने देखा कि जो भारतीय जो जनमानस था उसमें ये सोच बनने लगी कि अब हम ये प्रजा हैं, अंग्रेज़ों की प्रजा हैं, ये वो, और अब अपने देश के प्रति कॉन्शियसनेस जागने लगी। हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। लोगों में इस बात को लेकर और स्वराज्य को लेकर कई जो सोच है, कई सोच काफ़ी डेवलप हुई। तो इसके जो उदय का जो कारण जो थे वो हम उन पे डिस्कस करते हैं आगे। पहला कारण है अंग्रेजी शासन का प्रभाव और राजनीतिक एकता। हमने देखा कि अंग्रेजी शासन धीरे धीरे फैलता जा रहा था, और 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर, दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, अगर हम आज का जो पाकिस्तान है वो भी शामिल था। इसके बाद जो बर्मा का जो क्षेत्र था वो भी शामिल था। तो इतने बड़े क्षेत्र में, और ये जो अभी वर्तमान भारत है वो तो था ही, तो इतने बड़े क्षेत्र में अंग्रेजी शासन था। अब उसका प्रभाव पड़ा और राजनीतिक एकता आई। अंग्रेजों ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अब जो शासक थे वो भी अंग्रेजों के, देशी शासक थे वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। तो इस तरह से
पूरा भारत एक राजनीतिक सूत्र से बंध गया, भले ही वो अनचाहा हो, वो अनविलिंगली हो या फिर किसी भी तरह हो, लेकिन भारत एक राजनीतिक एकता के सूत्र में ज़रूर बंध गया। इसके बाद प्रशासनिक एकता की स्थापना की अंग्रेजों ने। जिन क्षेत्रों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उस पर तो उनमें तो उन्होंने प्रशासन चलाया ही। साथ में जिन देसी राजाओं पर वो जो उनका नियंत्रण था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर भी उन्होंने पॉलिटिकल एजेंटों, रेजिडेंटों, एजीजी, इस पूरे ढांचे की व्यवस्था की। तो इससे क्या हुआ कि पूरा भारत एक तरह के सेम प्रशासनिक सिस्टम में आ गया। हालांकि रियासतों का जो अपना कानून था वो अपनी जगह था ही, वो तो अपनी जगह मौजूद ही था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक एकता एक तरह से लोगों में एक बात ये फैल गई थी कि अब हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं, यानी यहाँ तक कि हमारे जो महाराज हैं वो भी अंग्रेज़ों की बात मानते हैं। तो इस तरह से लोगों में ये मेंटलिटी बन गई थी। इसके बाद जो तीसरा है वो संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का जो विकास का श्रेय वो लॉर्ड डलहौजी को अधिकतर दिया जाता है। तो उसने संचार के साधनों का विकास किया, तार, रेल, उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसका विकास उसने किया। तो इससे क्या हुआ, डाक, तार, रेल का जो विकास हुआ, तो अब इससे क्या हुआ कि एक लोगों में कम्युनिकेशन बढ़ा। अब जैसे रेल है, अब जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में जैसे पहले क्या था कि लोगों में जो ट्रेन के अलावा बहुत लंबी दूरी के लोग कभी बहुत कम मिलते थे। केवल अगर व्यापारी मिले तो मिले, अदरवाइज ऐसे बहुत कम रूप में मिला करते थे लोग। फॉर एग्जांपल, अगर बंगाल के किसी व्यक्ति से अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति मिला, अगर किसी का मिलना या कम्युनिकेशन अगर ये आसान हुआ तो ये डाक और तार की वजह से आसान हुआ। इससे पहले अगर आपको कोई बात कहनी हो तो आपको बंगाल जाना पड़ेगा। अब यही चीज़ डाक और तार के माध्यम से हो गई। इसके बाद किसी भी जगह पर रेल के माध्यम से किसी भी जगह पर वहाँ कहीं भी आना जाना आसान हो गया था। तो इससे काफ़ी विकास हुआ। इसके बाद आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि हमें एक अलग ही भारतीय शिक्षित वर्ग की स्थापना करनी है। हालांकि अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों को जो शिक्षा दी थी वो उनके अपने स्वार्थ के लिए दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस बहाने से भी आधुनिक शिक्षा का प्रचलन किया। इसके बाद समाचार पत्रों का जो योगदान है वो भी काफ़ी प्रमुख है। इसमें जो समाचार पत्र जैसे ही 1780 में बंगाल गज़ट जेम्स ऑगस्टस हिकी का प्रकाशित हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे समाचार पत्र छपने लगे। आगे चलकर न सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि भारतीय भाषाओं में भी अनेक समाचार पत्र छपने लगे। कई ऐसे प्रमुख अखबार थे जो कि लोगों को जानकारी देते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है, आपके गांव में ही न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि अमेरिका में क्या हुआ, या फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहीं दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, या फिर अंग्रेज़ों ने क्या नीतियाँ बनाई? और घटनाओं का तो पता चल जाता है, क्योंकि जो राजा थे वो अपनी स्पेशल मशीनरी रखते थे इसके लिए, और छन कर बातें आम जन तक आ जाती थी। लेकिन उसके बावजूद
उसके बावजूद भी जैसे अगर आपको एक ऐसी चीज़ जो कि हर व्यक्ति नहीं करे, जैसे अंग्रेज कोई नीतियाँ बना रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख योगदान दिया वो समाचार पत्रों ने दिया। उन्होंने उस न सिर्फ जानकारियाँ छापी बल्कि आलोचनात्मक आर्टिकल भी छापे, जिससे जन जन में जागृति आई। हर गांव से कम जो जागृति का लेवल है, हर गांव हर ढाणी तक, तो उस समय तो अखबारों की पहुंच नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी एक प्रबुद्ध वर्ग तैयार करने में भी एक इन समाचार पत्रों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद समाज और धर्म सुधार आंदोलन, एक हमने अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर ईसाई मिशनरीज को भी प्रोत्साहन दिया था, और ईसाई मिशनरीज कई लोगों को अपनी ओर आकृष्ट भी करने लगे थे अपने ईसाई धर्म अपनाने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का बीड़ा जो उठाया था, उसके प्रतिक्रिया में भारतीय लोगों ने ये सोचा कि इससे तो हमारा जो धर्म है वो समाप्त हो जाएगा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब अपने ही धर्म में सुधार करना आरंभ किया। अगर जैसे मान लीजिए कोई धर्म अगर रूढ़िवादी हो, तो वो कोई चीज़ रूढ़िवादी हो तो उसका जो पतन है वो स्वाभाविक है। तो इस कारण क्या हुआ कि अनेक धर्म सुधारक आए, दयानंद सरस्वती आए, राजा राम मोहन राय आए, इसके बाद स्वामी विवेकानंद आए, फिर मुस्लिमों में भी काफ़ी आंदोलन चले, सिखों में भी काफ़ी आंदोलन चले धर्म सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी आंदोलन चले। तो इन आंदोलनों ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इससे क्या होता था कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो इससे भी एक राष्ट्रवाद का उदय। ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण, ये किससे छिपा नहीं है कि ब्रिटेन द्वारा भारतीयों का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया गया। कई उद्योगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, कई कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया, कई शिल्पकारों दस्तकारों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो उनके द्वारा आर्थिक शोषण जो हुआ, उससे लोगों में काफ़ी असंतोष फैलने लगा। उन्होंने देखा कि अंग्रेज तो हमारा जो धन है वो ले जा रहे हैं अपने देश की समृद्धि के लिए। इसके बाद दादा भाई नौरोजी का जो प्रसिद्ध लेख है कि इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, और उन्होंने उसमें धन निष्कासन का जो सिद्धांत है प्रसिद्ध, उसका भी प्रतिपादन भी किया था। तो इस तरह से ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण किया गया। इसके बाद लिटन की प्रतिक्रियावादी जो नीति है, उसके भी परिणाम काफ़ी सामने हैं, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के रूप में, आर्म्स एक्ट के रूप में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में उसने लागू किया था, आर्म्स एक्ट भी उसी साल लागू किया था। फिर उसके बाद उसने ICS की परीक्षा की जो अधिकतम आयु है उसमें कमी कर दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध को लेकर था। उसमें सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती थी, उसका काफ़ी विरोध हुआ, संगठित होकर विरोध किया गया, तो लोगों में जागरण आया। उसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को जो जैसे खेती करने के लिए, जो पशुओं को भगाने के लिए जो हथियार और बंदूकें रखा करते थे भारतीय, उन पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि उसने यूरोपियनों को और वो लोग जो अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्त थे उनको उसने छूट दे दी। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में ये बात आई कि यूरोपियनों और उनको तो
शक्तिशाली बनाया जा रहा है और भारतीयों को निहत्था किया जा रहा है। इसके बाद ICS की जो परीक्षा थी, पहली बात तो ये परीक्षा जो थी वो काफ़ी जो दूर होती थी, लंदन होती थी, जो कि आम भारतीय तो उसको दे ही नहीं सकता था। इसके बाद इसकी अधिकतम आयु काफ़ी कम थी, जिससे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद नहीं दिया जा सकता था। इसके बाद दिल्ली में 1877 में एक भव्य आयोजन किया गया, जबकि बंगाल की लाखों करोड़ों जनता अकाल से मर रही थी, मृत्यु हो रही थी। इसके बावजूद लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इस चीज़ ने लोगों के असंतोष को जन्म दिया। इसके बाद रिपन के समय क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल जो था कि इसमें क्या हुआ था कि रिपन ने जो भारतीय जजों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया। तो इससे यूरोपियन लोगों में असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने रिपन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो भारतीयों ने ये देखा कि जब यूरोपियन इस अन्यायपूर्ण बात के लिए एक हो सकते हैं, तो हम हमारी न्यायपूर्ण मांग के लिए एक क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद उभर कर आया। अनेक कारण थे जिन्होंने भारतीयों को इकट्ठा किया, एकत्र किया और इससे भारत में राष्ट्रवाद भी पनपा। तो हम जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।